हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में हमारा जो है फाइनेंस का पहला इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था, जिसमें हमने ये देखा था कि भैया कोई भी मैनेजर जो है फाइनेंशियल मैनेजर तीन तरह के डिसीजंस लेता है। कौन सा? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और सर आपके डिविडेंड डिसीजंस, है ना जी। तो सर हम आज शुरू करने वाले हैं उन्हीं डिसीजन में से एक डिसीजन जो है फाइनेंसिंग डिसीजंस, जिसमें से हमें ये पता चलता है कि भैया पैसा आएगा कहां से, है ना। तो पैसा आएगा कहां से, या फिर कहे तो सोर्स क्या होगा, है ना, किस तरीके से हम अपने फंड का अरेंजमेंट करेंगे। नहीं तो उसी सोर्स की आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक तो होता है डोमेस्टिक सोर्स और एक होता है इंटरनेशनल सोर्स। तो आज हम जो है वो डोमेस्टिक सोर्स की चर्चा करने वाले हैं कि किस किस तरीके से हमारा सोर्स जो है काम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सर देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, क्या सर दो तरीके का सोर्स होता है ना। कौन सा सर? एक तो डोमेस्टिक सोर्स और दूसरा इंटरनेशनल सोर्स, है ना जी। तो अब डोमेस्टिक सोर्स की अगर हम बात करें तो उसको तीन तरीके से बांट दिया गया है। कैसे कैसे सर? ऑन द बेस्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू टेन्योर और रीपेमेंट। भाई साहब किस टेन्योर के बेस पर, है ना, कि रीपेमेंट हम कब करेंगे उसके टेन्योर के बेस पर, ओनरशिप के बेस पर और सोर्स ऑफ जनरेशन के बेस पर। ठीक है जी सर। तो देखिए क्या क्या बात है, क्या है, तीन टर्म की बात करी गई है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, ये हो गया टेन्योर के बेस पर। ओनरशिप की बात करें तो ओन्ड कैपिटल अपना कौन सा, बोरोड कैपिटल कौन सा, मतलब खुद का अपना जो बोलते हैं ना अपने बाबूजी का पैसा कौन सा, और एक हो जाएगा कि भैया उधार लिया हुआ पैसा कौन सा। ठीक है, उसके बाद सोर्स की बात करें तो इंटरनल सोर्सेस, मतलब अपने इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर की बात, और अगर एक्सटर्नल सोर्स गए तो बाहर से हम कौन कौन सा फाइनेंस करा सकते हैं, कौन कौन सा पैसा कहां कहां से ले सकते हैं, इसकी बात। अब अगर थोड़ा सा इसको डेप्थ मिले, शॉर्ट टर्म में समझे, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। इक्विटी शेयर मतलब सर सीधा सीधी वो शेयर जिसमें ऑनर का सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आता है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है ना। और जो कंपनी इश्यू करती है ना, शेयर क्या करती है कंपनी, इश्यू करती है पब्लिक के लिए। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें दो राइट्स उसको मिल जाते हैं, एक तो डिविडेंड का राइट मिल जाता है पहले, और दूसरे अगर कंपनी कभी मान लो कि चली गई, बैंकक्रप्ट हो गई, तो उसको कैपिटल सबसे पहले मिल जाएगा, उसको पैसा वापस सबसे पहले मिल जाएगा। फिर डिबेंचर है, लोन बैंक से लेते हैं। वेंचर कैपिटल है, अगर कोई वेंचर से कैपिटल मिला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक से आपको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो आपको लोन दे देती है ना, तो यहां से पैसे आ सकते हैं आपके। मीडियम टर्म में भी बात करें तो डिवेंचर मीडियम टर्म भी होता है ना, लॉन्ग टर्म में भी होता है और मीडियम टर्म में भी होता है। लीज फाइनेंसिंग एक ऐसा तरीका जहां पे एक ऑनर जो है वो सामने वाले को एसेट को यूज करने का राइट दे देता है कि आपको यूज कैसे करना है। फिर कुछ टर्म लोन होते हैं, है ना, जो बहुत कम टाइम के लिए होता है। पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं, पब्लिक डिपॉजिट में जिससे भी आप क्या कर सकते हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो ट्रेड क्रेडिट। जैसे अगर मान लीजिए किसी आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं और आपका होलसेलर, आपका रिटेलर, आपका मैन्युफैक्चरर आपको बोलता है कि भैया हम 50 दिन के लिए या 20 दिन के लिए आपको क्या करेंगे, हम उधार दे देंगे, तो वो भी एक तरीका है जो वहां से भी आपके सोर्स हो गए, है ना। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब फंड का अरेंजमेंट हो जाना कि भैया हमको सामान मिल गया, हम बेच रहे हैं, है ना, तो वो एक तरीका है। फैक्टरिंग एक तरीका है जो अभी बहुत चल रहा है, बैंक का लोन, कैश का क्रेडिट, मतलब कैश का उधार ले लेना। कमर्शियल पेपर भी एक तरीका है जो कंपनी इश्यू करती है ना, इसको भी कर सकते हैं। हायर परचेज सिस्टम, रिटेन्ड अर्निंग, जो हमारे पास ऑलरेडी पैसा बचा हुआ है उससे हम सोर्स ऑफ फाइनेंस कर सकते हैं, है ना। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देखो एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन का चार्ज, आप देखो जब भी कोई एसेट खरीदते हैं हम लोग, तो एसेट के बिहाफ पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्यों हर साल हम उतना पैसा निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मान लो एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, तो हम क्या करेंगे, हम 10 साल वो मशीन चलेगा तो 1 लाख रुपए हर साल हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम पर चार्ज करते हैं। हालांकि वो पैसा कहीं नहीं होता, वो तो मशीन लगा होता है, तो वही जो डेप्रिसिएशन है वो भी फंड का अरेंजमेंट हमारा कर देता है, इसलिए ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन का, और प्रपोज डिविडेंड, प्रस्तावित लाभांश, ये सारे जो हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट में
आते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप की, तो ऑनरशिप पर ओन्ड कैपिटल मतलब अपना खुद का कैपिटल दो होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बस इक्विटी शेयर्स वाले का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसको सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिला, नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिला। और दे आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, ये तो क्या होते हैं, कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं। उसी तरीके से बोरोड कैपिटल क्या हो गया भैया, जो हम डिबेंचर्स लेते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो ये हो गया क्या, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप। अगर हम बात करें जनरेशन के हिसाब से, तो इंटरनल सोर्सेस में क्या आ जाएगा सर, खुद में इक्विटी शेयर्स मिल जाना, प्रेफरेंस शेयर्स मिल जाना, रिटेन अर्निंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन प्रपोज, तो ये तो इंटरनल चीजें है ना जी। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्सेस से, तो डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ट्रेड क्रेडिट मिल जाना, फैक्टरिंग, बैंक लोन मिल जाना, कैश का क्रेडिट मिल जाना, कमर्शियल पेपर, हायर परचेज। अब मिला जुला के आप देखोगे ना तो बोलोगे सर सब तो एक ही जैसा है ना, तो कुछ टर्म जो है उस टर्म की हम चर्चा कर लेंगे और उस टर्म को समझते हुए हम समझ जाएंगे। अब देखो क्यों ऐसे बांट दिया गया ऑनरशिप और टेन्योर के बेस पर, बस इसका तरीका है कि भैया ये चीज है, ये चीज है, इस तरीके से बांट दो, ये आपका इक्विटी है, इस तरीके से बांट दो। बोलते हैं ना भाई, एक भाई का, अब देखो यार फाइनेंस क्या सोर्स है ना, तो घर में एक पापा के 3 बेटे अगर होंगे तो थोड़ा बहुत गुण तो मैच करेगा जी। वही हाल है यहाँ पे कि अगर हम बात करें टेन्योर की, ऑनरशिप की और जनरेशन के हिसाब से बांटा है, बाकी चीजें वही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो भैया लोन तो हम कम टाइम के लिए तो शॉर्ट टर्म हो गया, लोन हम ज्यादा टाइम के लिए तो लॉन्ग टर्म हो गया, है ना। तो वर्ड्स वही आएंगे, इन्हीं वर्ड से, मतलब ये सारा इक्विटी, शेयर, प्रेफरेंस, डिबेंचर, क्या क्या चीजें होती है, लीज क्या होता है, उसी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। शुरू करें जी सर। आइए सबसे पहला, ये तो हो गया इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, जो हम अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आइए हम सबसे पहला शुरुआत करते हैं इक्विटी शेयर से, है ना। कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, क्या होता है, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो इक्विटी शेयर मैंने जैसा कहा, ठीक है, उस तरह से कि क्या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस के लिए यूज किया जाता है ना। क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स आर द की सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस फॉर कंपनीज issued to the general public and non redeemable। तो भैया कौन इश्यू करता है, जनरल पब्लिक के लिए इश्यू किया जाता है, कंपनी इश्यू करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कह रहा शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स, बात बिल्कुल सही है। वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 प्रेफरेंस मिलते हैं, वो आगे मैंने बताया, डिविडेंड, और दूसरा अगर उसको कैपिटल की देना पड़ा तो सबसे पहले उसको मिलेगा, ठीक है जी। शेयर इन प्रॉफिट कैन क्लेम एसेट्स प्रोवाइडिंग देम विद अ स्टेक इन द कंपनी सक्सेस। बिल्कुल सही बात है कि शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको वोटिंग राइट भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है, एसेट को क्लेम कर सकते हैं और उनको स्टेक मिलता है कंपनी में की सक्सेस में, ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स जो अवेलेबल हैं, तो भैया कुछ शेयर्स के नाम मैंने दिया, बाकी बहुत सारे शेयर्स भी हैं, तो मैं आपको बेसिक शेयर जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं वो बताता हूं। एक है बोनस शेयर। बोनस शेयर बोलते हैं एडिशनल शेयर्स को, क्या कि बिना किसी कॉस्ट के एडिशनल शेयर दिया जाता है, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो रहते हैं ना, उसको दिया जाता है। देखो क्या कह रहा है, बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर्स distributed to existing shareholders without any additional cost। बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस इज ऑफन अ रिजल्ट ऑफ कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, जो कंपनी की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व से, उससे उसको आपका बोनस शेयर दिया जाता है ना। उसके बाद राइट शेयर। अब राइट शेयर क्या है भैया, राइट शेयर जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को परचेज करने का राइट देता है पब्लिक से पहले। मान लो कोई कंपनी क्या करने जा रही है, शेयर इशू करने जा रही है, तो शेयर इशू करने से पहले वो अपने ही लोगों से पूछ लेगी, क्या भैया हम शेयर इशू कर रहे हैं, आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर लेते हो। तो जब अगर अपनी कंपनी के लोग ही परचेज कर लिए तो फिर शेयर बचेगा नहीं, और फिर जब अपनी कंपनी के शेयर कम लोग परचेज किए तो फिर शेयर बाद में क्या होगा, पब्लिक के लिए इशू होगा, है ना। तो राइट शेयर्स क्या मतलब है, देखो कह रहा है राइट शेयर्स गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द प्रिविलेज to purchase additional shares before they are offered to the public। तो पब्लिक के ऑफर होने से पहले उनको ऑफर होता है, ठीक है। चलो कह रहा है दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द करंट इन्वेस्टर टू दी मेंटेन और इंक्रीज देयर ओनरशिप इन दी कंपनी। उसके बाद है स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है ना, ये शेयर भी इशू किया जाता है डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज के लिए, क्यों, कंपनसेशन के लिए। अब कंपनसेशन किस बात का, तो भाई साहब कंपनी के ग्रोथ के लिए, है ना, बहुत सारे काम करते हैं वो लोग, तो कंपनी उसको बेनिफिट देने के लिए क्या करती है, शेयर्स दे देती है ना।
कंपनसेशन के तौर पर, बेनिफिट्स के तौर पर। तो जो वो शेयर रहता है इसमें ये भी है कि भैया ये शेयर कंपनी कहती है कि 3 साल तक आप इसको क्या कर सकते, रिडीम नहीं करा सकते। तो ये है स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलो उसके बाद है वोटिंग एंड नॉन वोटिंग शेयर्स। अगर हम बात करें वोटिंग शेयर्स और नॉन वोटिंग शेयर्स का, तो सिंपल सा पता चल रहा है, जिस शेयर्स में आपको वोट करने का राइट मिल जाए वोटिंग शेयर्स, जिस शेयर्स में शेयर होल्डर को वोट करने का राइट नहीं मिले वो नॉन वोटिंग शेयर्स। देखो वोटिंग शेयर्स ग्रांट शेयर होल्डर्स द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी। वही बात हुआ, वोट करने का राइट मिल गया तो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा मिल गया जी, और जिसमें आपको नहीं मिला वो भैया आपका क्या है, नॉन वोटिंग शेयर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में इतने टाइप थे आपने देख लिया। अब क्या आता है, अब आता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें दी जाती है। बहुत पहला कौन सा सर, डिविडेंड में पाते हैं, डिविडेंड मिलता है उनको सबसे पहले, और दूसरा इफ द कंपनी गोज बैंकरप्ट, अगर वो दिवालिया हो जाता है तो प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स को पेड किया जाता है कंपनी के एसेट से कॉमन टू कॉमन शेयर होल्डर से पहले, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इसको मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो दे यूजुअली डोंट हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। प्रिफर्ड शेयर इंश्योर होल्डर्स रिसीव देयर डिविडेंड फर्स्ट। ये बात तो मैंने बता ही दिया कि दो चीजें, एक डिविडेंड पहले मिलेगा उसको, और दूसरा क्या, दूसरा अगर वो दिवालिया घोषित हो गया तो पहले कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है जी, अब चलो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या कह रहा है, allows shareholders to receive pending dividend from the companies that did not pay in the previous years। तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हो गया जो अगर किसी ने कंपनी ने पुराने 2, 3, 4 सालों में अगर आपको डिविडेंड नहीं दिया है तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, वो शेयर्स आपको मिले जाएंगे, उसका डिविडेंड आपको मिलता रहेगा लगातार, है ना। जैसे 4 साल में अगर उसने डिविडेंड नहीं दिया तो वो आपको लास्ट में देके जाएगा। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाले होंगे उसको क्या मिलेगा सर, लास्ट में डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कह रहा है अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट एंड मस्ट बी पेड टू द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर कॉमन शेयर होल्डर। तो बात ये समझ में रखिए कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, भाई साहब अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी 5 साल भी आपको के बाद भी आपको पे करेगी ही करेगी। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुआ कि भैया यहां कॉमन शेयर होल्डर से पहले कोई ऐसा जरूरी नहीं है, डिविडेंड मिलेगा पहले, ठीक है, लेकिन वो कंपनी के एनुअल प्रॉफिट से मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी का तो भैया आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एंटाइटल शेयर होल्डर्स टू डिविडेंड बिफोर कॉमन शेयर होल्डर्स, कॉमन शेयर होल्डर से मिलेगा पहले। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स है यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उससे पहले आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कंपनी के एनुअल प्रॉफिट से ही मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कह रहा कैरी मोर रिस्क देन द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स as there is no guarantee of receiving unpaid dividend in future। हाँ, ये ज्यादा रिस्क लेंगे, क्यों, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में उनको राइट है कि अगले 5 साल बाद भी वो डिविडेंड जो उनको नहीं मिला वो मिल जाएगा, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में कोई रिस्क नहीं है। अगर इस साल मिला प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं प्रॉफिट हुआ तो नहीं मिलेगा। क्लियर है बात जी सर। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुआ, वो प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी ऑन फिक्स्ड डिविडेंड विल बी रिसीव्ड अंटिल द शेयर्स आर रिडीम्ड। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, जब फिक्स डिविडेंड दिया जाएगा आपको, है ना, रिसीव किया जाएगा, अंटिल द शेयर्स आर रिडीम्ड, जब तक शेयर रिडीम ना हो जाए तब तक आपको फिक्स जो है आपको डिविडेंड दिया जाएगा। कैन बी बॉट बैक आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब आप उसको दोबारा परचेज नहीं कर सकते एक स्पेसिफाइड पीरियड तक। कह रहा है इररिडीमेबल। अब इररिडीमेबल क्या है सर, जो इसको रिडीम नहीं कर सकते, है ना। कह रहा है ही हैज नो सेट ऑफ रिडेम्पशन डेट, कोई रिडेम्पशन डेट नहीं होता। कैन ओनली बी बॉट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और बिजनेस स्टॉप, जब कोई बिजनेस बंद हो रहा है या लिक्विडेशन हो रहा है तभी आप उस प्रेफरेंस शेयर्स को ये कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, बाकी आप बीच में कभी रिडीम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। भैया पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का क्या मतलब हुआ, कह रहा है प्रोवाइड शेयर होल्डर्स विद द राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा डिविडेंड विद एडिशन टू द फिक्स्ड डिविडेंड अमाउंट। भैया यहां पे क्या होगा, एक्स्ट्रा डिविडेंड आपको मिलेगा, किससे, और वो फिक्स्ड डिविडेंड में, फिक्स्ड अमाउंट में, है ना जी। चलिए नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करें तो यहां कह रहा है यहां कोई मतलब आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा डिविडेंड है वो नहीं मिलेगा, फिक्स्ड डिविडेंड रेट पर कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे ऑफर अ स्टेबल इनकम बट डू नॉट प्रोवाइड हायर अर्निंग्स देन द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो भैया ये चीज याद रखिएगा कि पार्टिसिपेटिंग में आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा फिक्स्ड रेट पर, नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, क्लियर है बात। चलो इक्विटी शेयर खत्म, प्रेफरेंस शेयर्स खत्म, अब चलते हैं बॉन्ड पर, है ना। बॉन्ड बड़ा सही चीज है, आओ देखते हैं बॉन्ड्स क्या कह रहा है।
बॉन्ड भी क्या है, बॉन्ड भी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, जो या फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं, जो इन्वेस्टर क्या करता है, लेंड मनी टू बोरोवर, है ना, उधार देता है, ठीक है। टिपिकली ए कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड द रिटर्न ऑफ द बॉन्ड्स फेस वैल्यू व्हेन इट मैच्योर्स। तो भैया सीधा सीधी बात है, ये गवर्नमेंट या कोई कॉर्पोरेशन क्या करती है, एक पेपर इशू करती है जिसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं, और वहां से क्या करती है, वो पब्लिक से पैसा अपने पास लेके आती है, ठीक है, और वो उसके बेहाफ पर बाद में जब उसका इंटरेस्ट भी पे करती है, जब तक वो पैसा रिसीव मतलब उसको क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को रिडीम ना कर ले, ठीक है। चलो अब इसमें ना कुछ बॉन्ड्स दिए गए हैं, 3-4 बॉन्ड्स के नाम है, वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको डाला। एक तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। अब देखो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जहां पे आपको फिक्स्ड पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मतलब कोई फ्लक्चुएटिंग नहीं, है ना। कह रहा देखो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉन्ड्स, these bonds pay fixed interest rate over the life of the bond। पूरा जितना दिन तक आपका ये बॉन्ड रहेगा उतना दिन आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है जी। चलिए कह रहा है द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अब फ्लोटिंग में जस्ट फिक्स का उल्टा है, फ्लोटिंग मतलब ऊपर अप डाउन होते रहेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बोलते हैं। कह रहा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड आर द बॉन्ड्स whose interest rate is adjusted periodically अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से पीरियडिकली आपको क्या करेगा, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सो इंटरेस्ट रेट ऑन दीज बॉन्ड फ्लक्चुएट्स विद द चेंजेस इन द मार्केट रेट। तो फ्लक्चुएशन होता है किसमें, फ्लोटिंग में, याद है फिक्स्ड में इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। अब तीसरा जो बॉन्ड है वो उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, इसका दूसरा नाम होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है, देखो इस बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इस बॉन्ड में क्या होता है, कंपनी या जो भी कॉर्पोरेशन होती है पहले ही, जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है वो 90 रुपए में ऑफर करती है, मतलब 100 रुपए का बॉन्ड 90 में ऑफर की जी, अब 90 रुपए ही आपको उसको देना है जी। अब आपको जब पैसा वो पेमेंट करेगी, जब आपको बॉन्ड का पेमेंट करेगी तो वो 100 रुपए करेगी, ठीक है, मतलब समझ गए बात, तो यही आपकी कमाई हो जाती है ना जी। देखो क्या कह रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर बॉन्ड दैट डू नॉट पे इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे नहीं करता है, इंस्टेड दीज बॉन्ड्स आर ऑफर्ड एट डिस्काउंट टू their face value and investor receive full face value of the bonds at maturity। बात बोला मैंने कि वो क्या करती है, जीरो कूपन बॉन्ड्स इश्यू करने वाले, कि भैया कम पैसा, जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है वो 90 रुपए में बोलेंगे मैं 90 में इश्यू कर दे रहा हूं, और 90 में इश्यू करने के बाद फाइनली जब मैच्योरिटी डेट आ गई तो वो आपको 100 रुपए पे कर देंगे, है ना जी। कह रहा दीज बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। देखो और भी गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, इसको ट्रेजरी और म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जो कंपनी इशू करती है, इसमें हायर रिस्क होता है गवर्नमेंट बॉन्ड से, ठीक है। चलो उसके बाद कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, ये है ना, ये कंपनी ही इशू करती है। जीरो कूपन बॉन्ड्स अभी मैंने बताया, कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ डिस्काउंट पे इशू होता है और रिडीम कर सकते हैं इसको मैच्योरिटी पे, ठीक है। जंक बॉन्ड क्या है, हाई यील्ड बॉन्ड्स है, लो क्रेडिट रेटिंग है, हायर रिस्क है और अट्रैक्टिव रिटर्न्स पे इसमें। तो ये बेसिक कुछ बॉन्ड्स के टाइप्स हैं, वो 3 बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अलग रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होती है रिटेन्ड अर्निंग, मतलब अर्निंग का वो पार्ट जो हमने अपने पास रखा है, डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसी को तो रिटेन अर्निंग कहते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। तो यही क्या है, जो डिविडेंड का वो पार्ट जो हमने अपने पास रखा है, अर्निंग का वो पार्ट जो हमने अपने पास रखा है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, उसको हम लोग कहते हैं रिटेन अर्निंग। क्लियर है जी। The portion of the net earnings of the companies that is not distributed as a dividend is known as retained earnings। वही मैंने बोला अभी आपको, है ना जी। कह रहा the amount of retained earnings available depends on the dividend policy of the company। तो retained earning कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है, डिविडेंड पॉलिसी पे, और हम लोग डिविडेंड पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। चलिए क्या कह रहा है, इट इज जनरली यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। उसी तरीके से ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट क्या होता है भैया, उधार लेना माल, है ना। जब आप दुकानदार हैं, ठीक है, आपका होलसेलर आपको क्या कर रहा है, 1 महीने की छूट दे रहा है, वो भी क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस ही तो है, 1 महीने का पैसा देना, दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, और वही ट्रेड क्रेडिट होता है, व्यापार में उधार देना। The credit extended by one trader to another for the purchasing goods and services is known as trade credit। देख लो, लिख दिया ना, कह रहा ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट द परचेज ऑन सप्लाई ऑन क्रेडिट। वही बात नहीं कह रहा कि सामान लेके आया
उस पर उधार दे दिया कि भैया 1 महीने तक तुम सामान बेचो, उसके बाद पैसे देना हमको, है ना जी। उसके बाद है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग भी एक तरीका है जो इमर्ज हुआ है शॉर्ट टर्म, है ना, शॉर्ट टर्म फंड के लिए, रिसेंट ईयर में बहुत चल रहा है। फाइनेंशियल सर्विस है जहां पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सारा क्रेडिट कंट्रोल के लिए और डेट कलेक्शन के लिए। फैक्टर कौन है? एक इंसान होता है, एक बॉडी होती है जिसमें क्या करता है, वो किसी और से पैसे लेकर, ठीक है, किसी और को देता है, और फिर जब इसको रिडीम करने की बारी आती है, जब उसको पेमेंट करने की बारी होती है, तो फैक्टर ही उससे आपको पैसा लेगा और फिर वापस करेगा जिससे लिया है उसको। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। नेक्स्ट है लीज फाइनेंसिंग। क्या है? लीज फाइनेंसिंग। अब लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहां ऑनर ऑफ द एसेट एंड रेंटर, या फिर जो एसेट का यूजर है, तो ऑनर ऑफ द एसेट जिसको हम लोग लेसर बोलते हैं, और लेसी होता है जो यूजर ऑफ द एसेट होता है। तो और क्या कहता है? ऑनर ऑफ द एसेट यूजर ऑफ द एसेट को कुछ राइट्स देता है कि भैया तुम मेरा एसेट को यूज करो, ठीक है, और उसके बदले में रेंट पे किया जाता है लेसी के द्वारा, ठीक है, जो यूजर ऑफ द एसेट होता है, उसको बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। इसको भी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो ये भी क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और लास्ट में पब्लिक डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर है। अब पब्लिक डिपॉजिट क्या है? पब्लिक डिपॉजिट कहने का मतलब है आईपीओ जो हम लोग कंपनी में इशू करती है, जैसे किसी भी कंपनी को शेयर इशू करना है तो हम क्या करते हैं? आईपीओ इशू करती है जी, तो वहां पे पब्लिक जो डिपॉजिट करते हैं वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि भैया मैंने शेयर्स को इशू किया, 2 लाख शेयर इशू कर दिए, 100 रुपए करके, भाई साहब 20 लाख बन गया, है ना, ठीक है, कि 2 करोड़ हो गया। तो वो सारे पैसे हमारे पास आ गए, फिर उसका कुछ दिन के लिए यूज कर लिए और फिर हमने उसको रिफंड कर दिया, जितना जितना शेयर देना था दे दिया, फिर उसको रिफंड कर दिया। तो ये भी एक तरीका है ना। देखो क्या कह रहा है, कंपनी कैन रेज फंड्स बाय इनवाइटिंग द पब्लिक टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स एंड देयर कंपनी, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अभी कंपनी बोला फंड रेज करेगा कैसे? पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक को इनवाइट करने के, भैया सेविंग्स अपना कंपनी में डिपॉजिट कर दो, ये भी एक तरीका है, ठीक है। चलो, कह रहा पब्लिक डिपॉजिट में टेक केयर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, दोनों देखता है, ठीक है जी। उसके बाद है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या हुआ? कमर्शियल पेपर जो है अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, मतलब ये भी एक पेपर तय है जो कंपनी इशू करती है, और इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है साल भर, 90 दिन से साल भर तक, 1 साल तक का, ठीक है। चलो, ये भी कंपनी इशू करती है और ये रेगुलेशंस जो है आरबीआई के अंदर रहता है, आरबीआई के परव्यू में ये रहता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा बात है नहीं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे डोमेस्टिक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।